सर कर देखो बेटा, दिया सबसे पहले है ना, फिर आप मैं 44.8 लीटर CO2 डब्बे में STP में पड़ा है। सर पड़ा वॉल्यूम है, डाल वजन रहे हो और संख्या में लोगों को रहे हो, पूछ बाद में वजन रहे हो। तो एक काम करो, ऐसी एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आओ जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें। सर चाहे वॉल्यूम हो, चाहे नंबर हो, चाहे वेट हो, हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मोल्स में। तो सबसे पहले बच्चों कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, है ना। रफ कॉपी निकाल लो और कैलकुलेशन करते जाओ। आप मुझे बताएंगे बेटा, अगर 44.8 लीटर CO2 है, गैस होती है हमें पता है, STP में, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये कैसे निकालोगे? बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP अपॉन 22.4 लीटर्स। ये जानते हो? यस सर। तो मतलब ओरिजिनली डब्बे के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ गैस पड़ा था? मोल्स में बताओ। 2 मोल। 2 मोल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब उसमें अगर मैंने 8.8 kg CO2 और डाला, ये पहला स्टेप था मेरा, तो बेटा 8.8 kg में मैं आपसे इंटरेस्टेड हूं, मोल्स कितने ऐड कर रहा हूं मैं, वो कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। CO2 का मोलर मास होता है बच्चों 44, निकाल के देख लेना। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 2 जा 32, तो 32 और 12 इज 44। अब मुझे बताओ, ये 8.8 kg है, इसको ग्राम बदलने के लिए इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन 44 कितना होता है? सॉल्व करके बताओ 200 मोल। सब लोग। सबका 200 आ रहा है पक्का? क्या करना था सॉल्व? यस सर। कुछ किसी बच्चे ने कुछ पूछा, क्या बोल रहा है बेटा? सर क्या करना था सुन नहीं पाया। बेटा यहाँ पे हम 8.8 kg CO2 ऐड कर रहे हैं, तो 8.8 kg में मोल्स कितने होंगे वो कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। CO2 का मोलर मास 44 होता है। तो मैंने कहा ये सॉल्व करके बताओ मुझे, 8.8 kg डाला तो मोल्स कितने डाले? ये अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ आगे सर। ठीक है, तो अब मोल्स भी बता दो सॉल्व करके। 200। ये 200 कैसे निकाला होगा आपने? आपने पहले 8.8 kg है तो 8.8 को इंटू किया होगा 1000 से, क्योंकि ग्राम में, अपॉन 44। इसको सॉल्व किया होगा आपने, तो आपका आंसर कितना बोल रहे हो, कितना आया बेटा? 200। तो 2 मोल्स ऑलरेडी डब्बे के अंदर थे, मैंने 200 मोल्स और डाल दिए। फिर मैंने दूसरे स्टेप में क्या किया? मैंने 24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कुछ होगा बेटा, इस बच्चे ने लिखा नहीं है, कोई बच्चा बताए, ये आंसर गलत लिख के रखा है क्या? 24। अच्छा 24 इंटू 10 की पावर भी 24 था? हाँ यस सर। अच्छा, तो ये बच्चा बताओ, आधे लोग सवाल भी गलत लिखते हैं। हमने 24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 क्या डाला है बेटा? एटम्स ऑफ O इन CO2। ये गलत लिखा हुआ है बेटा, मैंने सवाल निकाल, नहीं रे कटारे, सवाल भी गलत लिखता है क्या? हाँ चलो, 24 इंटू 10 की पावर 24 ऑक्सीजन एटम्स डाले हैं मैंने शायद, इन फॉर्म ऑफ CO2। ये दूसरे स्टेप में किया है, यही है ना? यस सर। सुधार लेना नालायक, सवाल गलत लिखा है, ठीक है। यस सर सुधार लिया। तो 24 इंटू 10 की पावर 24 ऑक्सीजन एटम्स डाले, लेकिन सर एटम नेचर में एटॉमिक फॉर्म में तो होता ही नहीं है,
तो आपने इतने ऑक्सीजन आइटम कैसे डाले बेटा? मैंने CO2 के फॉर्म में डाले हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, लेकिन मैं रिपोर्ट उसके एटम्स कर रहा हूँ। जैसे तुम एक कमरे में कहो कि एक कमरे में मैंने 40 आँखें डाली हैं। अब ऑब्वियसली आँखें अलग से तो नहीं डालोगे, तो 40 आँख लेके कितने आदमी आए होंगे? हेलो, आए तो आदमी होंगे। कीपिंग इन माइंड एक आदमी की 2 ही आँख है, उसमें से कोई त्रिदेव नहीं है और उसमें से कोई भैंगा काड़ा नहीं है, तो हर आदमी की 2 ही आँख होगी। हेलो, यस सर। मेरी बात समझ रहे हो ना? लेकिन हम सवाल देने वाले ने आपको व्यक्ति नहीं बताया, सवाल देने वाले ने आपको नंबर ऑफ आईज प्रेजेंट इन अ रूम बताई। तो एक आँख, एक आदमी की 2 आँख, अगर 40 आँखें हैं तो मतलब 20 आदमी हैं। हेलो, बात समझ रहे हो? हेलो, अच्छा। तो अब कहानी ये है कि 24 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन एटम्स डाले मैंने इन फॉर्म ऑफ CO2। तो इसमें उल्टा काम करूँगा बेटा मैं। कैसे? अगर मैं एक CO2 डालता, ऑक्सीजन एटम किसके कितने होते? 2। ऐसा ही है। हेलो, तो अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम डालता तो मॉलिक्यूल कितने होते? आधे। हेलो, यस सर। तो मैंने अगर बच्चों n एटम्स डाले हैं ऑक्सीजन के, मैंने ऑक्सीजन के कितने एटम्स डाल दिए? n एटम्स डाल दिए, तो मॉलिक्यूल कितने डाले होंगे? n/2। हेलो, हाँ। इतना लिख लो। आप लोग अलग अलग फ्रेश करते जाओ। स्टेप 1 के लिए अलग आप सॉल्व किए होगे, स्टेप 2 के लिए अलग करो। ये चालू कर दो स्टेप 2 के लिए। करो तो हाँ बोलो, भड़बड़ाना नहीं, आराम से। लिख लिया। सब ने लिख लिया? आगे बढ़ जाऊँ? यस कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। तो बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि हमने CO2 के मॉलिक्यूल कितने डाल दिए? मतलब ये अगर n का वैल्यू है तो इसके आधे, मतलब 12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल डाले मैंने। बोलो हेलो। यस सर। अगर मॉलिक्यूल्स इतने डाले हैं तो मोल्स कितने डाले हैं कैसे निकालोगे? अपॉन 6 इंटू 10⁻23। भाई 6.022 की जरूरत नहीं है, उतना अप्रॉक्स करा जा सकता है। तो ये पूरा कट गया, ये 24 कट गया, मतलब ऊपर आ गया 120 और नीचे आ गया 6। ऐसा ही है। हेलो, यस सर। मतलब कितने मोल्स डाल दिए मैंने? और 20 मोल। हैं? 20। ख़त्म करूं, हटा दूं? लिख लो यहाँ तक। लिख लिया? लिख रहे हैं। लिख लो बेटा। स्टेप 3 में मैं CO2 निकाल रहा हूँ। कितनी CO2 निकाल रहा हूँ? ये देखो, ये कितनी CO2 निकाल रहा हूँ? 1.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकाल रहा हूँ मैं। सीधे दिए हुए हैं, ये तो बड़ा आसान हो गया सर। तो सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले मैंने कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ 1.2 इंटू 10⁻23 अपॉन Na विच इज़ 6 इंटू 10⁻23। ये तो बड़ा आसान हो गया सर। मतलब आपने सर 0.2 0.5, हाँ सॉरी, सही बोल रहा है। हेलो, नहीं सर, 2 ही। सही है क्या? सर 0.2 मोल। अच्छा, तो गलत कर दिया क्या? हाँ यार, 6 2 जा 12 और फिर एक डेसिमल आ जाएगा 0.2। ठीक है, सर। हटा दूँ? यस सर। कोई रोक नहीं रहा, हटा रहा हूँ। मतलब मैंने कितने मोल्स निकाले फिलहाल स्टेप 3 में? 0.2। आखिरी स्टेप 4 में भी मैं निकाल रहा हूँ। कितना? 440 ग्राम CO2। ये आप खुद ही बता सकते हो। तो कितना वजन अगर 440 है तो यहाँ पे कितने मोल्स निकाले होंगे मैंने? 440 अपॉन 44, यानी कि 10 मोल्स। ग्राम ग्राम कट जाएगा। हटा दूँ? यस सर।
बस बेटा। अब ये बताओ, अब फटाफट प्लस करके बताओ मेरे को, दो थे 200 डाले और 220 डाले, तो 200 प्लस 20 प्लस 2 मतलब 222, उसमें 10.2 निकाल लिए, तो बचे कितने मोल्स? एग्जैक्ट आंसर बोलो। ये सब कहानी अपन ने मोल्स में की है। 11.8। हाँ भैया। यस तो नेक्स्ट लाइन से सब लोग लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से सब लोग लिखेंगे मोल्स रिमेनिंग इन द डब्बा। तो मोल्स रिमेनिंग कितना है भैया? हाँ, कोई बोल रहा था, बोले। 211.8 मोल्स। सबका ये आ रहा है? यस सर। यस सर। आपसे मैंने पूछा क्या है? मोल्स की वजन की वॉल्यूम की नंबर CO2 का क्या पूछा है? वेट ऑफ CO2 रिमेनिंग। तो वेट अगर आपको ग्राम में बताना है CO2 का, तो अपॉन मोलर मास हो जाएगा 44 बराबर मोल्स हैं 211.8, तो सीधा वेट आ जाएगा बेटा। इंटू कर दो, इसको इससे इंटू करो, आंसर बताओ। और एक काम करना, 211.8 इंटू 44 अपॉन 1000 कर देना। क्यों? आंसर मुझे केजी में दो भाई। अगर किलो में करोगे तो नीचे आंसर किलो में बताओ भाई। बोलो भैया, सॉल्व करके बोलो कितना किलो। 9.3 kg। 9.3। 9.3। सब लोग चेक करो, यही आ रहा है? तो आती है, स्कूल में ये सब थ्योरी लिखने को आती है, तो स्कूल के हिसाब से ज़रूरी है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये शायद आपने 9-10 में भी कभी कभी देखा होगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चों सबसे पहला लॉ लिखेंगे तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। इनफैक्ट पॉइंट नंबर 1, चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है ना, पहला लॉ लिखेंगे बच्चों, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, इसमें लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो लिखेंगे इन अ केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कंजर्व। फुल स्टॉप बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे दैट इज मास बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। इतना लिखो तो हाँ बोलो। तो अगर डाल्टन के टाइम पे जब ये केमिकल कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के नियम दिए गए थे, तब एटम सबसे छोटा व्यक्ति हुआ करता था, और जब एटम सबसे छोटा व्यक्ति था तो मतलब दुनिया कुछ नहीं जानती थी। कोई एक्चुअली एटम सबसे छोटा नहीं होता, एटम से छोटे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन तब दुनिया नहीं जानती थी। इसलिए ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, ये भले साइंस की शुरुआत थी, तो पढ़ाए आज भी जाते हैं, पर ऑब्वियस सी बात है, सच्चाई है कि ये सब अप्रोप्रिएट तो नहीं है, ये सब बहुत उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ते हैं। तो पहला लिखो तो हाँ बोलो। तो उस जो नियम अपन ने लिखा है उसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स H2 लिक्विड। इसमें अगर आप ये देखो कि H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस H2 लिक्विड बनाता है, दोबारा लिख लीजिए। बिफोर रिएक्शन अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा, तो 1 मोल हाइड्रोजन आधे मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट तो 0 बना है। बेटा रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन तो 1 मोल पूरा पूरा खत्म हो गया और इसके आधे से रिएक्ट कर गया, तब ना जाके ये 1 बना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मास बिफोर रिएक्शन कितना था, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर 1 मोल हाइड्रोजन का जो मास था प्लस आधा मोल ऑक्सीजन का जो मास था। शायद इतना आप जानते ही हैं, अगर हाइड्रोजन का 1 मोल है बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है, तो वो फॉर्मूला मैं आपको साइड ही में अगर लिखा दूं इतना, तो आप समझ जाओगे। अगर हाइड्रोजन का मोल 1 है तो उसका वजन क्या हो जाएगा अपॉन मोलर मास। H2 का मोलर मास क्या होता है? 2 ग्राम, तो वजन 2 ग्राम आ जाएगा। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा H2O के लिए देख लो, अगर मोल्स आधे हैं तो H2O का, अगर इसको वजन को मैंने W1 बोला और इसके वजन को मैं W2 बोल रहा हूँ, अपॉन O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 16 2 जा 32। तो यहाँ पे W2 कितना आ गया? 16 ग्राम आ गया। हेलो हेलो, यस सर। मतलब मास बिफोर रिएक्शन 18 ग्राम था,
और रिएक्शन होने के बाद 1 मोल पानी बना, पानी का अगर 1 मोल बना है मतलब वेट अपॉन पानी का मोल मास 18, मतलब पानी का भी वजन 18 ग्राम बना है। तो देख लो 18 ग्राम रिएक्ट किया, 18 ग्राम बना, भले मोल्स में कहानी कुछ और थी, पर वजन में तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये कंजर्वेशन ऑफ मास वाली बात सही। लिखो तो हाँ बोलो। भले डाल्टन के टाइम पे नियम लोगों ने मान लिया था, पर वही है, आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशनशिप के बाद ये जो ऊपर वाला लॉ है ये प्रैक्टिकली आज की दुनिया में सही नहीं है, पर हाँ ये अपन जो 10वीं 11वीं 12वीं के बहुत बेसिक्स की बात करते हैं उसके आधार पे बात ठीक मान लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट आता है बच्चों दूसरा, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में। दूसरा लॉ लिखेंगे बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट, या कई लोग इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। इंग्लिश लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट स्कूल में लिखने को आता है, लिखेंगे कि ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्सेज। पहले इंग्लिश लिखिए तो हाँ बोलिए। एलिमेंट्स का जो कॉम्पोजिशन होगा बाय मास वो हमेशा फिक्स रहेगा। एक बार फिर से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देसी भाषा में केवल ये कहता है हमको कि कोई भी कंपाउंड किस भी तरीके से बना हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो बन गया है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो कॉम्पोजिशन होगा, यानी कि जो बाय मास उनका रेशियो होगा वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। जैसे कि पानी भले बारिश का हो H2O होगा, पानी भले सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजिकली आपके शरीर ने बनाया यानी कि पसीना, बाकी चीज़ें नहीं हटा के सिर्फ जो उसमें पानी का कंटेंट होगा, या बारिश का पानी हो, या थूक दो तो आपके सलाइवा का पानी हो, या किसी केमिकल प्रोसेस से बना हुआ पानी हो। पानी अगर कैसे भी बना हो, कोई भी सोर्स हो, अगर पानी बन गया है तो पानी में विच इज़ H2O, अगर आप वेट ऑफ हाइड्रोजन और वेट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का अगर वजन का रेशियो देखोगे तो वो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि 1:8, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेवकूफ़ी है, पर हाँ उस ज़माने के हिसाब से बड़ी बात थी, आज भी बड़ी बात है। अगर ये प्रूव करने की बात आ जाए तो हमारे लिए आज भी बड़ी बात है। तो ये हमें पता है, हमने इसको लिख लिया। बात समझ में आती है? हेलो, ये एग्जाम्पल नहीं लिखना, इतनी बात समझ में आती है बस। हेलो, कोई लिखेगा नहीं, पहले सिर्फ ध्यान से सुनो। सवाल ये है बेटा कि 1.8 ग्राम ऑफ सर्टन मेटल, कोई मेटल है, उसको हमने ऑक्सीजन में बर्न किया यानी कि जलाया, उससे हमको 3 ग्राम उसका ऑक्साइड मिला। फिर हमने क्या किया, हमने 1.5 ग्राम उसी सेम मेटल को हीट किया, लेकिन अब हीट किया, आगी नहीं लगाई, आगी लगाना इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फिलहाल मैंने उसको हीट किया, हीट करने के लिए मैंने स्टीम का इस्तेमाल किया, H2O गैस का, उससे मुझे 2.5 ग्राम उसका ऑक्साइड मिला। अब आप यहीं पे देख लो, 2 अलग अलग तरीके से आप सेम मेटल का सेम ऑक्साइड बना रहे हो, तरीके अलग अलग हैं। आपसे पूछ रहा है कि भाई अब तुम अभी बता लो भाई, 2 अलग तरीके से तुमने भले सेम चीज़ बनाई है, तुम ये लॉ तो प्रूव करके देखो हमको। कौन सा लॉ? शो दैट दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है कि वजन का रेशियो फिक्स रहना चाहिए। लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे पहले। तो बेटा जो हमारे पास पहला सैंपल था ऑक्साइड का, उसमें वजन ऑफ मेटल कितना लिया था, हमको नहीं पता कौन सा मेटल है, वजन उसका कितना लिया था 1.8 ग्राम। जो कंपाउंड बना वो कितना बना, 3 ग्राम कंपाउंड बना। तो ऑक्सीजन का वजन कितना होगा भाई, 3 ग्राम कंपाउंड था वाहिगुरु, 3 ग्राम कंपाउंड बना ऑक्साइड, उसमें 1.8 ग्राम मेटल था, तो मतलब ऑक्सीजन कितनी लगी होगी 1.2 ग्राम। कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा भाई। ऐसे समझो कि मेटल का मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बन गया मेटल का ऑक्साइड, ऐसी तैसी कराए जो फॉर्मूला हो। हमको तो ये पता है कि भैया देखो, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके अगर मेटल ऑक्साइड बन रहा है, हमको सवाल ने कहा कि मैंने 1.8 ग्राम मेटल जलाया और मेरे को 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड मिला। तो 1.8 ग्राम 3 ग्राम कैसे बदला, ऑक्सीजन का कुछ वजन जुड़ा होगा, कितना ऑक्सीजन का वजन जुड़ा हमने माइनस कर लिया, तो ये 1.2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? हेलो,
हेलो। नो सर। तो बच्चों अगर वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो अब तो हमको क्लियरली दिख रहा है सर, ये 1.8 है तो ये 1.2 है, हमने माइनस करके निकाल लिया है, तो रेशियो कितना आया 1.5। हेलो हेलो। यस सर। अब मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया बेटा, दूसरा सैंपल जो सवाल पूछ रहा है हमको, दूसरे एक्सपेरिमेंट क्या था, मेटल कितना लिया 1.5 ग्राम, कंपाउंड कितना बना था 2.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम मेटल माइनस किया तो मतलब ऑक्सीजन निकल आया 1 ग्राम। अब फिलहाल फिर से कर लो, रेशियो निकालो, देखो वही आ रहा है। तो दिख लो बेटा, रेशियो यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड, हेंस हमने प्रूव कर दिया भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात समझ में आती है? अब लिख लो इसको। तीसरा नियम लिखेंगे। तीसरा नियम है बेटा द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, स्टेटमेंट लिखेंगे when one element combines with other element to form two or more different compounds, comma, the mass of one element which combines with a constant mass of the other, comma, bear a simple ratio to one another। अब मास्टर इंग्लिश तो लिख ली, समझ में कुछ नहीं आया, पहले इसको लिखो तो हाँ बोलो, फिर समझाता हूँ। लिखने का कोई प्रयास नहीं करेगा, पहले सिर्फ सवाल को समझेंगे। तो सवाल ये है बेटा कि कार्बन इज फाउंड टू हैव 2 ऑक्साइड्स, है ना। कार्बन के जीवन पर्यावरण में देखे गए होते तो 3 हैं, पर 2 मैक्सिमम कंटेंट में होता है। कहता है विच कंटेन्स 42.9 एंड 27.3% ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली। अब आप शो करो कि भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सही है। कैसे करें सर, लॉ ही समझ में नहीं आया, पहले लॉ समझाओ बेटा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी एलिमेंट का अगर फिक्स्ड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आप कंपाउंड देखोगे, तो अगर किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, तो जो दूसरा एलिमेंट है जो फिक्स्ड वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, उसका रेशियो सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब जैसे 1:2, 1:3, ऐसे होल इंटीजर्स वाला। अभी भी सर समझ में नहीं आया, फिर से सुनो, इस सवाल को समझो। कार्बन एक सिंगल एलिमेंट है, उसके 2 ऑक्साइड्स मतलब कार्बन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करता है तो केवल एक प्रकार का कंपाउंड नहीं बनाता, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बना सकता है। जैसे सर, जैसे सामने देखो, कहता है स्टेप 1, कार्बन और ऑक्सीजन, जितना मैं लिख रहा हूँ आपको उतना ही बस लिखना और उतना ही समझना है। अगर कार्बन का जो पहला ऑक्साइड है उसमें सवाल कह रहा है कार्बन इतना है, तो बचा हुआ कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो 42.9 को अगर 100 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 57.1, तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा। हेलो। यस सर। दूसरे वाले ऑक्साइड में सवाल कह रहा है कार्बन कितना है, 27.3, तो उसमें अगर डिफरेंस निकालो तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 72.7%। हेलो हेलो। यस सर। अब हमको अगर हमको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करना है तो हम कार्बन के मास को कर देते हैं दोनों में फिक्स, और फिर देखते हैं कि पहले ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है और दूसरे ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है, और फिर वो ऑक्सीजन का जब रेशियो देखेंगे तो वो रेशियो सिंपल होल नंबर आना चाहिए। आइए गौर करते हैं। स्टेप 2 में अब इंग्लिश लिखेंगे क्या, टू कैलकुलेट मासेस ऑफ कार्बन विच कंबाइंड विथ फिक्स मास दैट इज 1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन ईच ऑफ द 2 ऑक्साइड। मतलब इन द फर्स्ट ऑक्साइड हमको पता है 57.1 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है कार्बन से, कितने कार्बन से, 42.9 पार्ट से, तो एक पार्ट से निकाल लो, तो 1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ कार्बन कितना। अगर सर ऐसे समझो कि 57.1 हिस्से हैं ऑक्सीजन के जो कि कंबाइन कर रहे हैं, 42.9 हिस्से किसके, कार्बन से, तो ऑक्सीजन का एक हिस्सा कितने कार्बन से कंबाइन करेगा। सर यूनिटरी मेथड लगा दो, 42.9 अपॉन 57.1। नहीं समझ में आ रही है बात? हेलो हेलो, ये बात समझ में आ रही है ना, बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश तो वहाँ पे है ही।
तो ये मैं हटा रहा हूँ, तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये मैं हाईलाइट भी हटा रहा हूँ, आपको लिखना पूरा ही है, बस मैं हाईलाइट हटा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले समझा दूँ आपको, है ना। तो देखो, तो बच्चों अगर हम ये निकालेंगे कि एक पार्ट ऑक्सीजन का कितने कार्बन कंबाइन करेगा, तो डिवाइड कर दिया, ये आ गया 0.751। अब हमने फिक्स क्या कर दिया है कि एक पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कितना कार्बन कंबाइन कर रहा है। अब हम दूसरे में भी फिक्स क्या रखेंगे, एक पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन का रेशियो निकाल रहा है फिलहाल ये सवाल। हम उल्टा काम भी कर सकते थे, कार्बन फिक्स करके ऑक्सीजन निकाल लेते। ये ऑक्सीजन को एक पार्ट को फिक्स करके निकाल रहा है कि एक पार्ट ऑक्सीजन से कितना कार्बन कंबाइन कर रहा है पहले ऑक्साइड में, तो आ गया 0.751। अब दूसरे सेकेंड ऑक्साइड में देखो, 72.7 पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है कार्बन, कितना 27.3। तो एक पार्ट से कितना करेगा, 27 को डिवाइड कर देंगे 72.7 से, यानी कि 0.376। हेलो हेलो हेलो। yes sir, तो मतलब मैंने दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स कौन कौन है, एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ये मिल के दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक कंपाउंड है ऑक्साइड ए, एक कंपाउंड है ऑक्साइड बी। ये दोनों ऑक्साइड में मैंने ये निकाल लिया कि एक पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कितना कार्बन कंबाइन किया और एक पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से इसमें कितना का, तो मैंने जो ऑक्सीजन है उसके अमाउंट को कर दिया फिक्स। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है, उससे पहले वाले कंपाउंड में कितना कार्बन कंबाइन किया वो हमने निकाल लिया 0.751, और दूसरे कंपाउंड में कितना कार्बन रिएक्ट किया वो हमने निकाल लिया 0.376। अब ये जो फिक्स्ड ऑक्सीजन से दो अलग अलग कंपाउंड में सेम ही एलिमेंट कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो निकालूंगा मैं, और नियम कहता है कि ये रेशियो सिंपल होल नंबर होना चाहिए। आइए देखते हैं, रेशियो देखते हैं। देखो तो सीधा स्टेप 3, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन दैट कंबाइन विथ सेम मास ऑफ ऑक्सीजन। वन पार्ट ऑक्सीजन फिक्स कर दिया है ना, अब एक को अगर फिक्स कर दिया है तो दूसरे का अलग अलग कंपाउंड में अगर रेशियो देखोगे तो ये है 0.7:2। ये इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बच्चों 2:1। यही कह रहा है वो रेशियो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। हेलो हेलो हेलो। yes sir, yes yes, अब मैं आप सबको एक बार वो स्टेटमेंट फिर से पढ़वाऊंगा और फिर आप इसको सवाल को लिख सकते हो। पहले स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अब आपको शायद ही हिंदी इंग्लिश समझ में आएगी। स्टेटमेंट है बच्चों कि जब एक एलिमेंट कंबाइन करता है विथ अदर एलिमेंट, जैसे कार्बन ऑक्सीजन कर रहे हैं, टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, फिलहाल दो कंपाउंड्स बन रहे हैं अलग अलग ऑक्साइड। कहता है द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ कांस्टेंट मास ऑफ अदर। हमने फिलहाल कांस्टेंट किसको कर दिया, ऑक्सीजन को, कितना, एक पार्ट। तो वन एलिमेंट कौन हुआ, कार्बन। तो जो कार्बन का वजन होगा जो फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है दो अलग अलग कंपाउंड्स में, उस कार्बन के मास का अगर रेशियो देखोगे तो रेशियो क्या होगा बेटा, सिंपल रेशियो। हेलो हेलो। yes